इस क्लास में बात करते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो देखो कुछ टाइम पहले हमने बात किया था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में, जिसमें क्या हो रहा था, हमारे पास कुछ वेरिएबल आ रहे थे और कुछ कांस्टेंट नंबर आ रहे थे वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में थे। उनको जब हम सम करते थे तो हमको क्या मिलता था, जीरो मिलता था। तो जिनके राइट में जीरो आता है उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और जब क्या ऐसे बहुत सारे हमारे पास इक्वेशन होते हैं उनको हम साथ में सॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्योंकि वेरिएबल का पावर वन है तो क्या बोल दिया, लीनियर इक्वेशन बोल दिया। ऐसे ही होते हैं हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल होते हैं और कुछ कांस्टेंट नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। बस होमोजीनियस इनका फर्क इतना होता है कि जब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है कोई रेयर केस में, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे जीरो नहीं मिलता। मतलब कोई भी राइट में क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और जब क्या ऐसे बहुत सारे इक्वेशन मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। करने का मतलब जो हमारे पास सिस्टम बनेगा, बाईस कई सारा कलेक्शन बनेगा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, जब हम क्या करेंगे उनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं पहले, फिर ये चैप्टर नहीं, फिर ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ दिया है a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू कुछ c1। तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्योंकि देखो वेरिएबल क्या है, x और y, उसका पावर वन है और राइट में कोई क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, जहाँ पे a1 और क्या कर लो b1 और जो c1 है वो क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा मान लो। और एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या मिल गया, c2 मिल गया। ठीक है, तो देखो ये अलग से क्या है, एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, एक हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जब हमने क्या कर दिया, इनको साथ में सॉल्व करना चाहा तो ये क्या बन गया, हमारे पास सिस्टम बन गया किसका, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो हमारे पास देखो बचपन से हमने सीख रखा है कि हमारे पास दो इक्वेशन है। मान लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, और दो वेरिएबल, ये वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स है वाई है। देखो a1 b1 c1 क्या है, कांस्टेंट, a2 b2 c2 क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। तो हमारे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही क्या करते हैं, नॉन होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये बात तो प्रूफ हो गया। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। मान लेते हैं पहला इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि a1 का वैल्यू क्या हो जाए, 3 के बराबर हो जाए, तो हमको क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। और एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं ये वाला, जिसके लिए a2 के लिए क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 6x, और b2 की जगह क्या मान लेते हैं, 8, ठीक का मिलेगा 8y इज इक्वल टू 13 मान लेते हैं, c2 की जगह 13 है। तो हम क्या करते हैं, x और y के वैल्यूज के लिए सर्चिंग करते हैं, जिसके लिए क्या होता है, ये दोनों इक्वेशन साथ में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, पहले इक्वेशन को ऑब्जर्व करें और पहले इक्वेशन में x का वैल्यू -1 रख दें और क्या y का वैल्यू क्या करें, 2 रख दे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, पहला इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू टू, तो 4 टू जाए 8, -3 कितना हो गया, ये 5 के बराबर हो गया। कहने का मतलब पहला इक्वेशन को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको भी सेटिस्फाई कर देंगे, तो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर देंगे। कहने का मतलब तो इस पे रखते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 6 इंटू -1 प्लस 8 इंटू टू, कितना मिल गया, 8 टू जा 16, यहाँ पे कितना मिल गया, -6, कितना हो गया, यहाँ पे 10 आना चाहिए, लेकिन 13 दिया है। कहने का मतलब ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो देखो ये दोनों वैल्यू जो हमने लिए हुए हैं, ये दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों नहीं, अब कोई भी एक नंबर लेके देख लो, जो क्या होगा, इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई कर ले, ऐसा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि इसको 13 के बराबर कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे पहले। तो मान लेते हैं y की जगह हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 3 या 24 मिलेगा, 24 हो जाएगा। तो क्या कम करें, तो यहाँ पे 13 आ जाए। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। ठीक है, सॉरी मान लेते हैं -2 लिया है, तभी तो नेगेटिव होगा। तो मान लेते हैं 6 इंटू -2 प्लस 8 इंटू 3, तो 8 3 से 24 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, करने का मतलब यहाँ पे 12 में मिलने वाला है, 13 मिलने ही नहीं वाला है। ठीक है, ये जो 13 आ गया है, ये ऐसी तरह से सेट हो गया है कि जल्दी वो शायद हटेगा ही नहीं। ठीक है, आप कोई भी नंबर देख के देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन जिसके लिए कोई भी
वेरिएबल हमको ना मिले, वेरिएबल मतलब ये जो एक्स वाई के वैल्यू है वो हमको ना मिले, जो क्या कर दे इस इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई कर दे, इन दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई कर दे, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। कहने का मतलब इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। कोई भी हम नंबर लेके देख लो, वो कभी भी दोनों को साथ में सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, या एक को सेटिस्फाई करेगा तो दूसरे को नहीं करेगा, या फिर दोनों को ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया, जो इक्वेशन सॉल्व नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। जो इक्वेशन नहीं, जो सिस्टम पे इक्वेशन सॉल्व नहीं होते उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। फिर क्या करते हैं, दूसरे एग्जांपल के अंदर क्या करते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं कुछ 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। क्या कर दिया, 13 से इस बार 10 कर दिया। तो देखो अगर y जो हमने x और y के वैल्यू लिए थे वही यहाँ पे यूज करें तो देखो क्या होता है, x का वैल्यू -1 -3, यहाँ पे 4 2 जा 8, कितना हो गया 8 -3 5। पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे में देखते हैं, तो 6 इंटू -1 प्लस 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 -16 के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये जो हमने एक पेयर लिया है, x का वैल्यू -1 y इक्वल टू 2, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन जिसके लिए हमको जो वेरिएबल होते हैं वो साथ में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दो ही की बात चलेगी कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट है। ऐसे इक्वेशन क्या, ऐसे इक्वेशन क्या कहे जाते हैं, कंसिस्टेंट कहे जाते हैं। मतलब क्या, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक नंबर ये दो लिया जिसके लिए हमको क्या मिल गया, अपना ये रिजल्ट मिल गया। कहने का मतलब ये सोल्यूशन इसका मिल गया। तो हो सकता है ऐसे और भी नंबर एग्जिस्ट करें, क्योंकि देखो यार हमने सोचा तो हमको ये दिख गया, आप सोचोगे तो आपको कोई और नंबर दिख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक रैंडम सा वेरिएबल लेट y इज इक्वल टू c है इस इक्वेशन में, जो क्या करेगा, इन दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या करता है, सी कोई कांस्टेंट नंबर मान लो, कांस्टेंट नंबर, हम क्या करते हैं यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 वाई की जगह सी इक्वल टू 5। तो x कितना मिलेगा हमको, उधर भेजो तो क्या मिल जाएगा 5 माइनस 4c, और 3 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा 5/3 माइनस 4/3c। ठीक है, कितना मिल गया। अब क्या करते हैं, ये हो गया किसका, x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कोई भी आप लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको x के वैल्यू मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम चेक करने चाहते हैं तो क्या करेंगे, y का वैल्यू 2 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 के लिए देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे c का वैल्यू क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 5/3 है माइनस, यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 2 8/3 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे 3 है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 3/3। तो यहाँ पे क्या मिल गया, -1 मिल गया जो यहाँ पे था। भी करने का मतलब ये जो हमने अपने से मान रखा है कि y इक्वल टू c जो होगा तो ये x हमारा इस तरह से होगा, ये बात सही आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक और नंबर अब निकाल लेते हैं। देखो अभी हमको पता नहीं था कि हम निकालेंगे कैसे, बस सोचना पड़ रहा था। हमने सोचा तो हमको एक नंबर मिल गया, उसको चेक भी कर लिया कि अगर y इक्वल टू सी के बराबर मान लेते हैं तो ये x का वैल्यू इतने के बराबर आएगा, जो कि सही भी है। तो हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं x का वैल्यू लेते हैं हम, सॉरी y का वैल्यू लेते हैं 3। ठीक है, तो y का वैल्यू 3 के लिए देखते हैं x का वैल्यू क्या मिलता है। तो जहाँ पे c है वहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 5/3 माइनस 4, और यहाँ पे y की जगह 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको कितना मिल गया 5/3 माइनस का 4, तो कितना मिल गया 4 3 12 माइनस 5, कितना मिल गया माइनस का 7/3 मिल गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिल गया 4 3 12, चल ठीक है, तो पहले में क्या, पहले के अंदर पुट करते हैं x का वैल्यू -7/3, तो क्या मिलेगा 3 इंटू माइनस का 7/3 और प्लस 4 y की जगह 3, कितना मिलेगा 3 से 3 कैंसिल, -7 है और 4 3 12 है, कितना मिल गया 4 3 12 -7 कितना मिल गया 5 मिल गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे x का वैल्यू -7/3, तो 6 इंटू -7/3 प्लस 8y की जगह 3, तो कितना मिलेगा आपको 6 3 42, तो माइनस का 42/3 मिल गया, और कितना मिल गया यहाँ पे 24, सॉरी प्लस 24 मिल गया। तो ये 3 से कट देगा, कटेगा 3 1 3 14। ठीक है, चलो तो यहाँ 42 हो गया, तो कितना मिल गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 10 कहीं से बच रहा है, 10 आना भी चाहिए ना, सॉरी यहाँ पे दिमाग चल रहा था। ठीक है,
तो देखो कितना मिल गया यहाँ पे 10 मिल गया। करने का मतलब ये जो पेयर हमको मिला x और y का, वो क्या कर रहा है, x का और y का वो क्या कर रहा है, अपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। करने का मतलब हमने ये जो बात लिखी है ये सही है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे और भी नंबर आपको अब मिल सकते हैं, y का बस वैल्यू चेंज करते रहो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको x के वैल्यू मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन बना है इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। करने का मतलब इसका सोल्यूशन आ रहा है और इसके क्या होंगे, इन्फानाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। जितने भी आप नंबर सोच सकते हो यहाँ के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक यहाँ पे नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आप नोट कर लो। हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं नेचर के बारे में। जो हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है उसके नेचर के बारे में बात करते हैं। हम जनरली नॉन होमोजेनियस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। करने का मतलब हम बहुत सारे नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जो साथ में सॉल्व किए चले जा सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो पहले, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ रहा है a1n xn इक्वल टू कुछ b1 के बराबर है। ऐसे ये एक इक्वेशन b2 के बराबर है, ऐसे ये एक इक्वेशन b3 के बराबर है, ऐसे एक इक्वेशन b4 के बराबर है, ऐसे ही क्या ये वाला इक्वेशन कुछ bm के बराबर है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, जो इसको क्या कर लिया, अब जो बहुत सारे थे उन सभी को साथ में हमने कंबाइन में इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, यम नॉन होमोजीनियस, यम अलग अलग नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। यम एक नंबर इंडिकेट करता है, ठीक है। ये कैसे पता चला, आप क्या करो यहाँ पर देखो, यहाँ पे a11 a21 का मतलब दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन स्टार्टिंग है। ऐसे ही मिलेगा a31 तो वो तीसरा इक्वेशन होगा, ऐसे ही मिलेगा a41 वो चौथा इक्वेशन, a54 वो पांचवा इक्वेशन, ऐसे ही क्या am1 है तो ये क्या यम तो वहाँ इक्वेशन है। तो हमारे पास यम अलग अलग नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल ये जो x1 x2 x3 है, ये कितने हैं हमारे पास, n वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल की संख्या n है। ऐसे ये कैसे पता चला, देख के x1 x2 x3 कहाँ तक गया, xn तक गया। करने का मतलब n सॉरी जो वेरिएबल है वही है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जी जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसको हमने क्या कर लिया, ये जो हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट थे उनको यूज करके बना लिया, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, ये एक ए मैट्रिक्स मिल गया जो क्या किसका ऑर्डर कितना है, यम क्रॉस एन का ऑर्डर है। और जो एक एक्स मैट्रिक्स है उसको हमने कैसे बनाया, ये जो वेरिएबल थे उनको लेके बना लिया, ये कि एक एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये जो राइट में सभी b1 b2 b3 थे उनको लेके हमने कैपिटल बी मैट्रिक्स बना दिया जो कि एक यम क्रॉस वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को, किसी भी नहीं, अब बोल दो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को अगर हम ये के बराबर लिख सकते हैं तो इसको हम कंबाइन करके ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर लिख सकते हैं, एक सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फैला हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, फैला हुआ है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिख सकते हैं जब क्या मिल जाए, हमको ऐसे वेरिएबल मिल जाए जो क्या कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तभी लिख सकते हैं जब हमको क्या मिल जाए, ऐसे वेरिएबल मिल जाए जो क्या करते हैं, इस पहले इक्वेशन के सभी पार्ट को साथ में सेटिस्फाई कर दे। पहले इक्वेशन के अंदर बहुत सारे इक्वेशन है जो वेरिएबल सभी को साथ में सेटिस्फाई कर दे, वो क्या कहे जाएंगे, इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो अब क्या कर लो, इसको नोट कर लो। हम थोड़ा सा वर्किंग रूल के बारे में बात कर लेते हैं कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल क्या लगने वाला है, ठीक है। हो गया, चलो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो चलो थोड़ा सा जगह बना के यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या होगा, अलग अलग नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसको देखो, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, और बीच में ऐसे कंप्यूटर में आपने कोलोन देखा है, कोलोन का सिंबल ऐसे ही होता है ना, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यार ये कैसे मिलेगा, हम इसको बारे में बात करते हैं। तो देखो हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए पे देख लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम क्या करते हैं,
ये जो बी वाले एलिमेंट थे हमारे पास उनको साथ में लिख ले तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ए था, इसी के साथ बी वाले मल्टीप्लाई कर दो, B1 B2 B3 B4 B5 B7, लास्ट में क्या था कुछ B1 था। ठीक है, तो देखो ये क्या मिल गया, एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इचेलन फॉर्म से चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, इचेलन फॉर्म से चेंजेस करेंगे और सिर्फ हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इचेलन फॉर्म का रूल होता है कि आप क्या करो, मैक्सिमम टाइम पे रो ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रो ऑपरेशन करेंगे और क्या करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो इचेलन फॉर्म हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, पहला या दूसरे चैप्टर, शायद दूसरे चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने रैंक निकालना सीखा था। तो उसके अंदर ये देखा था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इचेलन फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया है तो इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होते हैं वही क्या होता है, उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 5 है, तो वो क्या हो जाएगा, उसी मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की आंसर क्या करेंगे हम, इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका रैंक कुछ निकाल गया, फिर क्या करेंगे हम, ए मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स था ये इतना वाला पोर्शन, इसका क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ए का मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, वहां से हमको क्या मिलेगा, इसके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं बिहेवियर के बारे में। तो अगर आपका जो रैंक ऑफ ए है वो क्या, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर मिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपके नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। करने का मतलब उनका इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, या तो एक एग्जिस्ट करेगा या मान लेते हैं एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन करेगा। ठीक है, और अगर क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर अगर मिले तो ऐसे इक्वेशन क्या कहे जाते हैं, इनकंसिस्टेंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, इनकंसिस्टेंट कहे जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा ही हमारे पास वर्किंग रूल का क्या बोलते हैं, तरीका बोलते हैं, वर्किंग रूल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो। जैसे देखो हमको क्वेश्चन दिया है, सो दैट द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2, 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 7 आर नॉट कंसिस्टेंट। तो हमको ये बात दिखाना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये एक अलग से नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ये अलग से इक्वेशन, ये अलग से हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबको साथ में लिख सकते हैं जैसा अभी हमने देखा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली ए एक्स इक्वल टू बी के बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है तो इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स मिलेगा एक्स वाई जेड का हर जगह से कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है 1 1 1, यहाँ पे 3 1 -2 और यहाँ पे क्या है 2 4 7। ठीक है, और यक्स क्या है हमारे पास, यक्स वाई जेड जो वेरिएबल है, और बी क्या है हमारे पास राइट में -3 -2 और 7। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमने वर्किंग रूल बात किया जिसके अंदर हमने बात किया रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, मतलब वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट होगा तो एक्स वाई जेड का को वैल्यू बताना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट आ रहा है तो कोई कांस्टेंट नंबर मान के बताओ, लेकिन बताना पड़ेगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमको सिंपली इतना दिखना है कि ए का रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, इसी को इचेलन फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, तो 1 1 1 3 इचेलन फॉर्म से चेंज करते हैं। ठीक है, -2 2 4 7 और क्या यहाँ पे -3 है -2 है और 7 है। ठीक है, इसको इचेलन फॉर्म से अब चेंज करते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, रो 2 को रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1 चेंज करते हैं, और जो हमारे पास रो 3 है उसको रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 कहते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो क्या करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, चलो इसी में कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे 3 है -3 टाइम्स रो 1 3 -3, यहाँ पे 0 हो गया।
और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 3 माइनस का 2, यहाँ पे कितना है माइनस का 2 है, और हमको क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ 1 करने का मतलब 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 टाइम्स ऑफ 1, तो कितना हो गया -3 -2 माइनस का 5, यहाँ पे कितना मिलेगा हमको माइनस का 5 है, सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स ऑफ 1, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 का एलिमेंट कितना है -3 है, तो कितना हो जाएगा ये +3, 3 9 में से 5 गया 4 मिल गया यहाँ पे। ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे रो 3 में, तो रो 3 क्या करना है रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 2 -2 0, 4 -2 2, 7 -2 5 7, यहाँ पे है -2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, तो 2 3 जा 6 7 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं थोड़ा सा और ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करो इन दोनों ऑपरेशन को नोट करो। चलो, तो अब क्या करते हैं ये जो हमारे पास रो 3 है उसको क्या रो 2 के साथ ऐड कर देते हैं, रो 3 प्लस रो 2 कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5, यहाँ पे ये अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 0 0, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 + 2 2 प्लस -2 कितना हो गया 0, 5 + -5 कितना हो गया 0, 13 + 1 4 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें और अगर 0 बनाने की कोशिश करें तो नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि इचलन फॉर्म के अंदर हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं, हटाने की नहीं। क्योंकि देखो अगर हम पहले रो और दूसरे रो का ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे ये जो 0 है वो नॉन जीरो बन जाएगा। पहले का तीसरे के साथ ऑपरेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ यहाँ पे नंबर बच रहे हैं, ये सभी 0 है, ये नॉन जीरो बन जाएंगे। दूसरे को और तीसरे का भी नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो है, करने का मतलब हम यहीं पे रुक जाएंगे, जहाँ पे नहीं हो सकता वहीं पे रुक जाओ, बस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, देखो यार ये जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की बात चल रही है तो उसके लिए क्या करोगे आप पूरे रो को देखोगे, पूरे रो के अंदर कहीं भी एक नंबर बच रहा है ना, यहाँ पे बच जाए, यहाँ पे बच जाए, यहाँ पे बच जाए, तो वो क्या हो जाएगा नॉन जीरो रो के अंदर ही काउंट होगा। जैसे देखो ये 17 यहाँ पे मान लो ये 0 हो गया, 17 यहाँ पे आ गया, तो अभी भी क्या ये नॉन जीरो ही है। ठीक है, नॉन जीरो का ऐसा थोड़ी कोई मतलब नहीं है कि हर जगह 0 नहीं होना चाहिए, 0 रहेगा चलेगा क्योंकि 0 हम बना रहे हैं फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन कहीं भी एक जगह नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना इसका रो है 3 है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना मिल गया, आर्गुमेंटेड रैंक का ये साइन है। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक मिल गया हमको 3। अब देखो ये जो हम ऑपरेशन किया 1 2 और 3, ये तीनों ऑपरेशन हम क्या करेंगे अपने ए मैट्रिक्स पे लगाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1 1 3 1 -2 2 7 4 7 है ना, 4 7। तो देखो यार ये पोर्शन कहाँ पर है, यहाँ पे आप क्या कर लो इसी यहीं पे देख लो, आप इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देना क्योंकि देखो आपको पेपर में इसको अलग से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप जब जब ये लगाओगे तो आपको फाइनली यही मिलने वाला है क्योंकि देखो यही क्वेश्चन क्या है ए मैट्रिक्स का पोर्शन है, ये ऑपरेशन करोगे ये ऑपरेशन करोगे तो इन दोनों में चेंजेस होगा, फिर क्या करोगे ये ऑपरेशन करोगे तो रो 3 पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा ए मैट्रिक्स आपका कुछ ये मिलेगा 1 1 1 0 -2 -5 0 0 0। देखो ए मैट्रिक्स इचलन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रखा है, तो अब इसका क्या करो रैंक निकालो। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 2 है, यहाँ पे तीसरा रो पूरा 0 हो गया तो वो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, उसको छोड़ दो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है 2 है, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 के बराबर। तो देखो यार आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 है, ए का मैट्रिक्स का रैंक 2 है, मतलब दोनों का रैंक बराबर नहीं है, तो क्या हो गया ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये बात प्रूफ हो गया। अगर कंसिस्टेंट आ जाता तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ता, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है तो सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो।